मातृभाषा की हत्या की जा रही है। ये मातृभाषा की एक प्रकार से सीधे सीधे हत्या है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार मेरी राजभाषा हिंदी है। दूसरी बात, जो राजभाषा हिंदी का विषय था याचिका की, उस पर जज ने कोई निर्णय ही नहीं दिया। काउंटर के व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने 25 वर्षों में आज तक हिंदी में किसी को निर्णय दिया ही नहीं। हम लाखों हिंदी की याचिकाओं को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है। सर, आपका नाम? संजीव तिवारी। संजीव तिवारी, जैसा कि आप सुप्रीम कोर्ट गए थे संविधान के लिए, जो उसमें कुछ गलत हो रहा है, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ पे जाने के बाद क्या रहा आपके साथ? सर्वप्रथम मैं बता दूं, मेरा शुभ नाम संजीव तिवारी है। दिनांक 4/11/2022 को हमने एक जनहित याचिका लगाई थी दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय में हमने एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई 11 नवंबर 2022 को। हमारी जो जनहित याचिका थी वो दो विषयों पर। पहली थी कि कोर्ट के जितने भी आदेश हैं, कोर्ट जो निर्णय देता है वो हिंदी में भी दिया जाए, जैसा कि 24/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है। राष्ट्रपति के आदेश का पालन करना कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। कोर्ट, सर्वप्रथम आप कोर्ट के बारे में समझ लीजिए, कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, कानून को पढ़ना है। कानून बनाने का काम संसद का है, इस देश की जनता का है। कोर्ट का काम केवल और केवल उसको पढ़ना है, उसमें संविधान से ऊपर उठ के कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं दे सकता। पहले हमको ये बात समझने की आवश्यकता है, कोई भी संविधान के दायरे में कोर्ट बना हुआ है। तो हमने जो याचिका लगाई तो उसमें हमारा पहला विषय था कि राजभाषा हिंदी में हमको सारे निर्णय दिए जाए। हमारा निर्णय भी राजभाषा हिंदी में दिया जाए, जो रबर स्टैंप मिलता है वो भी हिंदी में दिया जाए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार मेरी राजभाषा हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद जो आपने जो दिया था वो लिखित में दिया था? हाँ, लिखित में दिया था। याचिका हमारे पास है। तो एक तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार मेरी राजभाषा हिंदी है, तो मुझे राजभाषा हिंदी में मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश, उनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के माध्यम से होगी। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाएंगे। राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी से परामर्श लेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको होना चाहिए, और उसके आधार पर नियुक्ति होगी। और जिनसे परामर्श लेंगे उसमें स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। हमने राष्ट्रपति सचिवालय में एक RTI लगाया, RTI की कॉपी भी हमारे पास है। हमने RTI लगाया राष्ट्रपति सचिवालय में कि राष्ट्रपति ने किन किन जजों की नियुक्ति की, परामर्श लेने ही हाई कोर्ट के किन किन जजों की नियुक्ति की, सुप्रीम कोर्ट के किन किन जजों की नियुक्ति की। तो राष्ट्रपति सचिवालय से जवाब आया, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो जब आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो ये लोग जो बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, ये है कौन? हमारा सीधा प्रश्न था कि ये कौन से लोग हैं जो स्वयं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं? ऐसे तो मैं भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। जब RTI सीधा सीधा कह रहा है कि नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, तो ये लोग कौन है? ये बातें हमने बोली तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि इट इज नॉट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट इज पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। सीधा सीधा हमारे ऊपर पब्लिसिटी का आरोप लगा दिया, जिसका कहीं से कोई आधार नहीं बनता है। पब्लिसिटी का भी तो आधार बनना चाहिए ना। अगर आप पब्लिसिटी बोल रहे हैं तो उसका कोई आधार है। हमने RTI को, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सतीश चंद्र शर्मा जी, और जो वन ऑफ द जज थे सुब्रमण्यम प्रसाद, हमने उनको RTI की कॉपी दिखाई कि ये देखिए RTI, अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन वो हमारी RTI को देखने को भी तैयार नहीं थे, एविडेंस को सुनने को तैयार नहीं थे, और सीधा सीधा पब्लिसिटी स्टंट बोल के 1 लाख की हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी गई। एक बात, 1 लाख की पेनल्टी जो है वो संविधान के अनुच्छेद 124(2) के संदर्भ में लगाई गई थी कि ये पब्लिसिटी स्टंट, ठीक है। दूसरी बात, जो राजभाषा हिंदी का विषय था याचिका थी, उस पर जज ने कोई निर्णय ही नहीं दिया। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जज ने कोई निर्णय ही नहीं दिया। जब आप 1 लाख की पेनल्टी इस वाले केस में लगा रहे हैं, तो राजभाषा जो हिंदी का विषय, उस पर आप निर्णय तो दीजिए। आपका निर्णय ही नहीं है। 12 पेज का ये जजमेंट आप देख सकते हैं, ये 12 पेज का जजमेंट। इस 12 पेज के जजमेंट, हाँ, इस 12 पेज के जजमेंट में राजभाषा हिंदी अधिनियम जो है उस पर कोई निर्णय नहीं है, उस पर निर्णय ही नहीं है। ये तो हमारी राष्ट्रभाषा हर एक का अधिकार है, हाँ, हिंदी। दूसरी बात, मुझे सर्टिफाइड कॉपी लेनी थी, जिसको गांव समाज की भाषा में नकल बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा नकल, तो उसको सर्टिफाइड कॉपी बोलते हैं, प्रोफेशनल भाषा में सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी ही आप लेके फिर पुनर्याचिका डाल सकते हैं। तो हम अपनी सर्टिफाइड कॉपी लेने गए,
हमको जो हमारी सर्टिफाइड कॉपी मिली है वो इंग्लिश में मिली है। हमने यही कहा कि सर्टिफाइड कॉपी मुझे इंग्लिश में नहीं, मेरी राजभाषा हिंदी में चाहिए, जो कि संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है। काउंटर के व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने 25 वर्षों में आज तक हिंदी में किसी को निर्णय दिया ही नहीं। मैंने कहा यह आपकी समस्या है, आपने नहीं दिया है। संविधान मुझे अधिकार देता है कि मेरा जो निर्णय है वो मुझे मेरी राजभाषा हिंदी में मिलना चाहिए। आप तो मुझे जबरदस्ती इंग्लिश सिखा रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि संविधान की सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, सुन नहीं रहा है। ये लोग संविधान के सर्वे सर्वा बन के बैठे हुए हैं, मतलब ये संविधान से भी ऊपर है। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब नियुक्ति होती है तो इस संविधान नामक पुस्तक की शपथ लेते हैं। ये सब पहले संज्ञान में आ जाए हमारे कि संविधान की शपथ लेके ही ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। तो जब आप संविधान की शपथ लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं और दूसरी तरफ आप संविधान को मान भी नहीं रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन आप देखिए। इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप समझिए, ये जो विरोधाभास है कि एक तरफ आप संविधान की शपथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप संविधान को मान भी नहीं रहे हैं। तो फिर तो जो लोग संविधान को जला रहे हैं या जो लोग संविधान की अवमानना कर रहे हैं, फिर तो उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं उसको आप न्यायोचित ठहरा रहे हैं। आप खुद संविधान को नहीं मान रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि संविधान में संशोधन का काम केवल और केवल संसद का है, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं करेगा, ये सामान्य व्यक्ति भी समझ जाए। कोर्ट का काम संविधान में संशोधन करना नहीं है, लॉ बनाना नहीं है। कोर्ट का काम है संविधान में जो चीजें वर्णित हैं उसके अनुसार निर्णय देना, उसके अनुसार निर्णय देना, उसके अनुसार आप। दूसरी बात, आपने जो 1 लाख की पेनल्टी लगाई, CRPC 407 जो क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 407 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई याचिका तंग करने वाली भी है तो हाई कोर्ट 1000 रुपये से अधिक की पेनल्टी नहीं लगा सकता। ये साफ साफ है। आप CRPC 407 गूगल भी कर सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। CRPC 407 खंड 7। यानी कि आपने जब ये पेनल्टी लगाई 1 लाख रुपए की, ये असंवैधानिक निर्णय है। उसके ऊपर आपके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। ये जो 1 लाख की पेनल्टी लगाई है ये भी असंवैधानिक है, ये भी असंवैधानिक है। आपने ये निर्णय कौन सी धारा के अंतर्गत दिया? CRPC में कहीं तो वर्णन होगा 1 लाख की पेनल्टी का। तो CRPC अब ये खुलेआम संविधान का उल्लंघन चल रहा है कोर्ट में। हाई कोर्ट, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और विषय बता दूं, कम से कम लाखों हिंदी की याचिकाओं को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है, ये कह के कि आप अपनी याचिका को इंग्लिश में लिख के लाइए। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है आपकी राजभाषा के साथ। आपकी राजभाषा को किस प्रकार से प्रताड़ित और तिरस्कृत किया जा रहा है। जैसा कि आपने संजीव कुमार तिवारी जी को सुना आपने, जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे को इंग्लिश में लिख के दिया। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं या वहाँ के जो भी कहते हैं, जो भी लोग कहते हैं वो कहते हैं हिंदी में दो। ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान के लिए बोलते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि हर नागरिक का हक है हिंदी में बोलना, हिंदी में सुनना। उसने अपनी मांग रखी है। और कोई बंदा इंग्लिश नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता। नहीं, हम अंग्रेजी जानते भी हैं तो भी ये तो हमारा अधिकार है ना, ये हमारा अधिकार है। और हमारे ऊपर जबरदस्ती अंग्रेजी थोपी जा रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर आप कहेंगे कि आप अंग्रेजी सीख के आइए, आप अंग्रेजी पढ़ के आइए। तो आपसे ये कहा गया कि इंग्लिश में ही मेरे को दो। हाँ, इंग्लिश में इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा अभी तक मुझे दिया कहाँ। आप देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट का ये मैं आपसे ले चुका हूँ, रिसीविंग प्राप्त कर चुका हूँ। यानी कि ये आपका कहना ये है कि मातृभाषा का सरासर सबसे सामने अपमान है, तिरस्कृत किया जा रहा है, मातृभाषा की हत्या की जा रही है। हत्या की जा रही है। ये मातृभाषा की एक प्रकार से सीधे सीधे हत्या है। इससे बड़ा तिरस्कार, इससे ज्यादा प्रताड़ना मातृभाषा की क्या होगी। ये कुल मिला के केवल इसलिए किया जा रहा है कि अगर न्याय अगर लोगों को हिंदी में मिलने लग गया तो भारत की जनता न्याय को समझ जाएगी। ये लोग चाहते हैं कि भारत की जनता इस न्याय को समझे ही ना, और ये गुप्त रूप से 4-5 लोगों का न्याय बन के। जैसे आपने उठाई आवाज कि मुझे हिंदी में ही चाहिए, जैसे इंग्लिश में आता है, ज़्यादातर इनके जवाब जो है वो इंग्लिश के अंदर ही आते हैं। हर कोई बंदा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, मानते हो ना आप? ये मत देखो कि आपको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है। काफ़ी लोग ऐसे, लाखों करोड़ों लोग ऐसे जिनके इंग्लिश नहीं आती, समझ नहीं आती, उनके हाथ में वो जमा देते, वो तो बेचारे अनपढ़ आदमी। वही क्या करें? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम ये हमको समझना पड़ेगा कि भारत में किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी हो। अंग्रेजी वो बोल रहा है, सीख रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, या तो तमिल है या गुजराती है या भोजपुरी है या कन्नड़ है या मिथिला है या जो भी है। किसी की जब मातृभाषा अंग्रेजी है ही नहीं तो आप अंग्रेजी में निर्णय क्यों दे रहे हैं? इस पर भी अभी क्वेश्चन खड़े होने चाहिए कि वो किसके लिए आप दे रहे हैं, किसको सुना रहे हैं। यानी कि आपका मेन मुद्दा हिंदी का है, एक राज्य, और दूसरा अनुच्छेद 124 का उल्लंघन, जिसमें जिस कॉलेजियम की चर्चा हो रही है, हमने साफ साफ ये कहा
कि कॉलेजियम का संविधान में उल्लेख कहा, कॉलेजियम के माध्यम से जजों की नियुक्ति, कॉलेजियम संविधान में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ हमको ये दिखा दीजिए। इनके लोग खुलेआम मीडिया पे आके झूठ बोलते हैं कि कॉलेजियम का संविधान में वर्णन है। अरे अगर इनके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बोलते हैं, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, नाम में लेना यहाँ उचित नहीं समझूंगा। बोलो जो बोलना है आपको बोलो सीधा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनन मिश्रा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बार एसोसिएशन के, वो खुलेआम चैनल पे आके बोलते हैं कि जो कॉलेजियम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे भाई, अगर कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप दिखाइए ना कॉलेजियम का संविधान में कहाँ उल्लेख है, कौन से आर्टिकल में। हम लोग तो संविधान को पी के बैठे हुए हैं। मोदी मीडिया यानी कि आम नागरिकों की सुनी नहीं जा रही है। आप दिखाइए कॉलेजियम संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, आप दिखा दीजिए। जो मीडिया इस प्रकार की चीजों को सामने समाज के समक्ष रखता है उसको गोदी मीडिया कह दिया जाता है। आप देखिए किस प्रकार का, मतलब किस प्रकार की लॉबी काम कर रही है। मतलब न्याय को कुछ लोगों के हाथ में रख देना, हिंदी से वंचित कर देना, क्योंकि हिंदी में न्याय होगा तो सब समझ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा हमारे साथ हुआ क्या। दूसरी बात, जो न्यायपालिका है वो बार बार कह रही है कि हमको स्वतंत्र किया जाए। अरे क्यों स्वतंत्र किया जाए? सबसे सर्वप्रथम इस देश की जनता है। चलो आपसे एक लास्ट सवाल है, आप चाहते क्या हो कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बदलाव होना चाहिए संविधान के अंतर्गत? हम सर्वप्रथम ये चाहते हैं कि आप जिसको सरकार कहें, आप जिसको नेता कह रहे हैं, इस देश में नेताओं को चोर कहा गया, बार बार चोर कहा गया, ये बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नेता लाख चोर है, आप 5 वर्षों में जाके उससे पूछ सकते हैं कि भाई तूने क्या किया, लेकिन क्या आप जुडिशरी से प्रश्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जबकि जुडिशरी का प्रत्येक निर्णय भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो सर्वप्रथम जुडिशरी पे इस देश की जनता है उसका सीधे सीधे नियंत्रण होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि न्याय से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आज जहाँ पे 1000 की पेनल्टी की जगह पे 1 लाख की पेनल्टी लगा दी गई, कल क्या पता किसी चोर को फांसी दे दी जाएगी। आप उस स्थिति में क्या करोगे? उस स्थिति में जज कह देगा कि हम तो स्वविवेक के अनुसार दे रहे हैं, और क्या पता ये जो जजमेंट है ये किसी से पैसे लेके या कहीं विदेशी पैसे पे ये जजमेंट दिया जा रहा हो। नक्सलियों को बेल दे दिया जाता है। जो लोग देश के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग करते हैं, यही जुडिशरी उनको बेल दे देती है। ये तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल दिया था, ये तो आपके ध्यान में होगा। सुधा भारद्वाज को बेल दिया गया, गौतम नौलखा को बेल दिया गया, विनायक सेन को बेल दिया गया। तो आप आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोल दिए जाते हैं रात रात में। आपने लॉ की 4 किताबें पढ़ी, आपको साइंस का ज्ञान नहीं है, आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर का ज्ञान नहीं है, और आप कहते हैं कि दिवाली में पटाखे बैन होने चाहिए। अरे बताइए ना कि अगर दिवाली में पटाखे बैन होंगे तो कितना सल्फर कम होगा, कितना हाइड्रोजन कम होगा, कितना ऑक्सीजन कम होगा, ये समझाइए। आप तो लॉ की किताब पढ़ के गए हैं, साइंस के जानकार तो हम लोग हैं ना। मैं स्वयं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। हम आपको समझाएंगे कि दिवाली पर अगर पटाखे बैन होंगे तो कितना प्रदूषण होगा, क्या होगा, वो तो हमको जानकारी है। आप तो विशुद्ध रूप से आप लॉ पढ़ के गए हैं। आप कह देते हैं कि यमुना पे जो है छठ नहीं मनना चाहिए। अरे आपको क्या पता है, छठ में तो सारी चीज़ें नेचुरल है। आप कह देते हैं, इसका मतलब ये जो सारा जजमेंट है, इस जजमेंट का कहीं से किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई LGBT के आप पक्ष में निर्णय दे देते हैं, समलैंगिकता को आप कानूनी जामा पहना देते हैं। तो ये जो सारा जजमेंट है जुडिशरी का, ये जजमेंट जो है विदेशी पैसों द्वारा संचालित है, विदेशी धन द्वारा संचालित है, उनके इशारे पे काम कर रहा है। देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग लिप्त हैं, जिसके एविडेंस है। इंदिरा जयसिंह के ऊपर आप देखिए, इंदिरा जयसिंह जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, उनके ऊपर तो CBI ने देशद्रोह के अंतर्गत FIR दर्ज किया था। उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन सारे विषयों को समझ, हम केवल यही चाहते हैं कि जुडिशरी जो है वो लोकतांत्रिक। अगर सरकार, क्योंकि सरकार को आप कितना भी क्रिटिसाइज कर ले, सरकार लोकतांत्रिक है, क्योंकि सरकार को आप चुन रहे हैं, राष्ट्रपति को आप चुन रहे हैं। जिस दिन राष्ट्रपति CBI को चुनने लग गया, इसका मतलब जनता चुनने लग गया। आज के समय में जनता नहीं चुन रही है। 4 लोग बैठते हैं, कहते हैं कि जी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अरे हम आपको नहीं मानते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है। आप हमको दिखाओ कि संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने।